हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है एक और बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर के जबरदस्त लेक्चर में। आपको लेक्चर को बिल्कुल एंड तक देखना है स्टूडेंट। यदि आपको नोट्स चाहिए इस लेक्चर का तो उसके लिए आपको चैप्टर के खत्म होने तक इंतजार करना होता है, जिसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। ये न्यू टेलीग्राम चैनल है, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक बार उस टेलीग्राम चैनल को जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिए। वहां पर आपको नोट्स मिलेंगे और यहाँ पर आपको बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है। आपके फर्स्ट ईयर से लेकर आपके फोर्थ ईयर तक की पूरी जिम्मेदारी वायरल बायोलॉजी टीम की है, जहां पर आपके लिए वो सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जो आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम में आते हैं। यानी कि जब आपका जो मेन एग्जाम है, जो आपका फाइनल एग्जाम होता है, जहां पर बैक लगने के चांसेस होते हैं, जहां पर फेल होने के चांसेस होते हैं, तो उन सभी पॉसिबिलिटीज को खत्म किया जाता है और आपकी हेल्प की जाती है एक बेहतरीन सीजीपीए के साथ आगे बढ़ने में, बेहतरीन परसेंटेज के साथ अपने इस एग्जाम को क्लियर करने में, आपके बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर बीफार्म के 8th सेमेस्टर तक। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और चलिए देखते हैं लेक्चर। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर के जबरदस्त लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूनिट 2 का ये आपका लास्ट लेक्चर होने वाला है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्केलेटल मसल और कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है स्केलेटल मसल में, इसके बारे में। बहुत ही ध्यान से आप लेक्चर को देखेंगे, बहुत ही ध्यान से आप चीज़ों को समझेंगे। एक से ज़्यादा बार आप रिपीट करके लेक्चर्स को ज़रूर देखा करिए। इससे क्या होता है, नई नई चीज़ें निकल कर आती हैं। हम लोग यही गलती कर जाते हैं कि जब ऑनलाइन क्लास कर रहे होते हैं, और ऑनलाइन क्लास का बेनिफिट भी यही है और नुकसान भी यही है कि आप उस लेक्चर को दोबारा देखना नहीं पसंद करते हैं, आप ऊब जाते हैं, आपको बोरियत महसूस होती है। लेकिन ऐसा मत करिए, आप एक से ज़्यादा बार लेक्चर को देखिए, नई नई चीज़ें निकल कर आएंगी। जो मैं बोलता हूँ, जो मैं समझाता हूँ, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट होती जाएंगी। काफ़ी स्टूडेंट यूपी बोर्ड के छात्र हैं, हिंदी मीडियम के छात्र हैं, वो कहते हैं सर लैंग्वेज प्रॉब्लम। तो आप एक बार ध्यान देंगे, प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है, लेकिन लैंग्वेज जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। यदि आप सीरियस है समझने के लिए तो धीरे धीरे वो 1 महीने 1.5 महीने में एडजस्ट हो जाती है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं सभी चीज़ों को जो आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले तो आज ही आपको नोट्स भी मिल रहा है। नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए। नोट्स जितने भी इस यूनिट के लेक्चर हैं, सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का लिंक आ चुका है, तो आप उस पर क्लिक कर लीजिए। या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप यदि ज्वाइन किए हैं ऑलरेडी, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको यदि आप ज्वाइन किए हैं तो वहाँ नोट्स आ चुका है। नहीं तो एक स्पेशल लिंक भी है, उस पर भी आप क्लिक करके तुरंत आप नोट्स को प्राप्त कर लीजिए इस लेक्चर के बाद। पहले लेक्चर को समझ लीजिए अच्छे से, जो भी चीज़ें मैं इसमें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो सब आप देख लीजिए। चलिए, स्केलेटल मसल क्या है। स्केलेटल मसल जो कि आपके वर्टिब्रेट्स में मोस्ट कॉमन, आप 3 टाइप वर्टिब्रेट हम लोग हैं ही, तो इसमें क्या है 3 टाइप की मसल होती है बॉडी में। स्केलेटल मसल आर अटैच टू बोन। जो स्केलेटल मसल होती है वो अटैच होती है बोन से। किसके द्वारा अटैच होती है, टेंडन्स के थ्रू। यानी स्केलेटल मसल और बोन के बीच में जो लिंक का कार्य करेगा वो क्या करेगा, आपका टेंडन्स होंगे। दे प्रोड्यूस ऑल द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स इन द रिलेशन टू ईच अदर। जो ये टेंडन्स होंगे वो किसको जोड़ रहे हैं, स्केलेटल मसल और बोन को। तो वो क्या करेंगे, वो टेंडन्स जो होंगे वो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्लियर है बात। ये चीज आपको समझना होगा कि स्केलेटल मसल और बोन्स आपस में जुड़ी हुई हैं। किसके थ्रू जुड़ी हुई हैं, टेंडन्स के थ्रू जुड़ी हुई हैं। और टेंडन्स क्या कर रहा है, जुड़ना क्यों जरूरी है, ये जुड़ाव क्यों जरूरी है, जिससे ओवरऑल बॉडी का कोऑर्डिनेशन बना रहे। सभी ऑर्गन जितने भी हैं वो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे के साथ मूव करें, और यदि जरूरत जिस ऑर्गन की है मूव कराने की, वो मूव हो प्रॉपर तरीके से। क्लियर है बात। दे प्रोड्यूस ऑल मूवमेंट ऑफ द बॉडी इन रिलेशन टू ईच अदर, अनलाइक स्मूथ मसल। यानी कि स्मूथ मसल जो है आपकी, और कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल इज अंडर वॉलंटरी कंट्रोल। यानी कि जो कि आपका स्मूथ मसल होता है और कार्डियक मसल होता है, ये दोनों जो मसल होती है ना, ये इनवॉलंटरी कंट्रोल के थ्रू होती है। इनवॉलंटरी कंट्रोल क्या है, बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं वो 2 तरीके के कंट्रोल से चल रहे हैं। एक है इनवॉलंटरी, एक है वॉलंटरी। इनवॉलंटरी क्या है, इनवॉलेंट्री है अनैच्छिक क्रिया, हिंदी में बोलते हैं इसे अनैच्छिक क्रिया, या फिर इनवॉलेंट्री का मतलब ये है ऐसे ऑर्गन जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। जैसे आप यदि एक बार भी खाना खा लेते हैं, एक बार भी यदि आप कुछ खा जाते हैं, उसके बाद आप अपने डाइजेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, फूड अपने आप मूव होता जाएगा। आप कभी भी अपने हृदय गति को रोक नहीं सकते हैं, अपनी हार्ट बीट को आप रोक ही नहीं सकते हैं। ये भी आपका जो हार्ट है वो भी एक तरीके का इनवॉलेंट्री कंट्रोल है। आप अपनी सांसों को नहीं रोक सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना, हम अपनी सांस रोक के अपनी जान दे देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब वो अलग बात है,
साधु संत या फिर जो बहुत सिद्ध योगी हैं या फिर इस तरह के लोग हैं, वो बहुत बड़ी प्रैक्टिस के बाद आता है। वो ऐसे जो नॉर्मल लोग जो यहाँ रह रहे हैं गृहस्थ जीवन में, ऐसे ही उनके लिए ये चीज़ कतई पॉसिबल नहीं है। ये बहुत ही टफ वर्क है, इसको ऐसे आसानी से नहीं किया जा सकता है। आप कभी भी अपनी सांस को रोक कर अपनी जान नहीं दे सकते हैं, ठीक है, ये मैं गारंटी कर रहा हूँ। ये काफ़ी चीज़ें ऐसे होती हैं, आप बोल देते हैं लोग फ्लो में सांस रोक लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। और जो लोग करते भी हैं उसका भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है, बस हम मानते हैं। चलिए देखते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। सिमिलर टू कार्डियक मसल, यानी कि कार्डियक मसल की ही तरह, हाउ एवर स्केलेटल मसल इज, तो जो आपकी स्केलेटल मसल है वो क्या है, वो वॉलंटरी कंट्रोल के थ्रू है। स्मूथ मसल और कार्डियक मसल जो है ये आपकी इनवॉलंटरी थी, और जो आपकी स्केलेटल मसल है वो वॉलंटरी कंट्रोल है, यानी कि इस पर हमारा कंट्रोल है, हम जैसे चाहेंगे वैसे ये काम करेगी। क्लियर है बात? चलिए देखते हैं आगे। सिमिलर टू कार्डियक मसल की तरह ही, हाउ एवर स्केलेटल मसल इज स्ट्रिएटेड, जो स्ट्रिएटेड जो है, जो आपकी किसका नेचर है इसका, स्केलेटल मसल का। जैसा कि आपकी कार्डियक मसल स्ट्रिएटेड होती है, तो वैसे ही आपकी स्केलेटल मसल भी स्ट्रिएटेड फॉर्म में होती है। क्लियर है? इट्स लॉन्ग थिन मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर्स आर क्रॉस्ड विथ अ रेगुलर पैटर्न ऑफ फाइन रेड व्हाइट लाइंस। क्लियर है? गिविंग द मसल आ डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस, यानी जो आपकी मसल है उसको, ये अपीयरेंस की बात की जा रही है कि फिजिकल अपीयरेंस इसका कैसे है, यदि हम इंटरनली इसको देख रहे हैं इस मसल को तो। क्लियर है बात? आगे बात आती है स्केलेटल मसल फाइबर्स आर बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि जो आपके स्केलेटल मसल फाइबर हैं वो एक दूसरे के साथ किससे जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से, एंड कम्युनिकेट विथ नर्व्स, और ये किसके थ्रू बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, नर्व्स के थ्रू, और ब्लड वेसल्स के थ्रू ये एक दूसरे से बातचीत करते हैं एक दूसरे से। तो ये हर आर्गन, बॉडी का जो भी आर्गन है वो क्या है, वो केमिकली कंट्रोल्ड है। कोई भी आर्गन है वो हार्मोन से कंट्रोल्ड है, हार्मोन जैसा चाह रहे हैं, जो भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उस तरह से उतने अमाउंट में वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, और बॉडी में कोई भी फिजिकल चेंज हो रहा है क्लियर है, कोई भी इंटरनल चेंज हो रहा है जिससे आपकी बॉडी ठीक रहे, स्वस्थ रहे, और ये सारी चीजें निर्भर करती हैं आपके लाइफ स्टाइल पर, आपके सोचने के तरीके पर। ये सब कुछ आपके बॉडी को बिल्कुल डायरेक्टली इफेक्ट करती है। क्लियर है बात? चलिए देखते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, जो कि ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, जब हम स्ट्रक्चर और फंक्शन देखें स्केलेटल मसल का, सी मसल एंड मसल सिस्टम, तो आपको ह्यूमन का मसल या मसल सिस्टम देखना होगा। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये 3D व्यू आपको दिख रहा है। मेरी टीम के लोगों ने जो भी नोट्स यहाँ पर तैयार करते हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से इस तरह के फिगर्स को ऐड करते हैं जिससे आप चीजों को समझ पाएं। इस 3D स्ट्रक्चर में आप देखेंगे ध्यान से तो आपको क्या दिख रहा है, एक मसल दिख रही है आपको। अब ये मसल दिख रही है, इस मसल के अंदर आपको क्या दिख रहा है, ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं, दिख रहा है ब्लड वेसल। उस एक ब्लड वेसल में आपका क्या है, फेसिकल है ब्लड वेसल के अंदर। क्लियर है? बाहर से हम स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, फिर क्या है, उस फेसिकल के अंदर में मसल फाइबर है। क्लियर है? फिर मसल फाइबर के अंदर क्या है, उससे छोटी यूनिट क्या है, उससे छोटी यूनिट है आपका मायोफाइब्रिल। क्लियर है? स्ट्रक्चर देख के समझ में आ रहा है, ये हम बाहर से अंदर की तरफ एक मसल के स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं। क्लियर है बात? आगे बढ़े, वही चीज लिखी गई है आगे। द आउटर कवरिंग लेयर ऑफ स्केलेटल मसल इज इपीमाइसियम, जो आउटर कवरिंग होती है किसी भी मसल की उसे क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल की, उसे बोलते हैं इपीमाइसियम, जो ये ऊपर की स्ट्रक्चर आपको दिख रही है। क्लियर है स्टूडेंट? बहुत अच्छे से आप चीजों को समझ रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं मैं, बड़ी बात है लेकिन आसान शब्दों में आप समझ पा रहे हैं। तुरंत एक लाइक करिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए इस वीडियो को, जो भी आपके मित्र, जो भी आपके जानने पहचानने वाले फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में है, फर्स्ट ईयर में है, उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए। थोड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन आप भी करिए तो मजा आ जाए बिल्कुल। चलिए देखते हैं, और लेक्चर को लाइक तो आप जरूर कर दें, वीडियो को बिना लाइक किए मत जाया करिए, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स, सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं और बेस्ट नोट्स आपको मिल रहे हैं। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो आउटर कवरिंग की बात हो गई। द आउटर कवरिंग ऑफ मसल फेसिकल इज पेरीमाइसियम, जो आउटर कवरिंग होती है मसल फेसिकल की, एक तो मसल की आउटर कवरिंग थी, एक आपके मसल फाइबर की आउटर कवरिंग है। ठीक है, वो आपकी क्या है, वो आपकी है पेरीमाइसियम, सॉरी
आपके लिए जो मसल फेसिकल की है वो है आपकी पेरीमाइसियम, ठीक है, मसल की नहीं, मसल फाइबर की नहीं, मसल फेसिकल की। द आउटर कवरिंग ऑफ मसल फाइबर, जो मसल फाइबर की आउटर कवरिंग है उसे हम एंडोमाइसियम कहते हैं। क्लियर है बात, यहां तक क्लियर है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है, स्ट्रक्चर आपके सामने है और उसी के बारे में हम जान रहे हैं कि फेसिकल के बाहर की कवरिंग को क्या कह रहे हैं, मसल फाइबर के बाहर की कवरिंग को क्या कह रहे हैं, उसके बाद मसल के बाहर की कवरिंग को क्या कह रहे हैं, बस अभी यही तक जाना है हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो आपको दिख रही है एक स्केलेटल मसल, एक स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर आप देख चुके हैं। अब बात है बाहर से अंदर की तरफ इसे देखना, कि जब हम एक स्केलेटल मसल को यदि निकालते हैं कहीं से, आपको तो मौका नहीं मिलेगा, फार्मेसी के आप स्टूडेंट हैं, आपको तो मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे मान लीजिए कि जो भी स्टूडेंट, जो भी बच्चे एमबीबीएस वगैरह की पढ़ाई करते हैं तो उनको ये सारी चीज़ें देखने का मौका मिलता है, उनको काफ़ी चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे बॉडी वगैरह मिल जाती है। अब फार्मेसी में इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको मेडिसिन के बारे में मोस्टली पढ़ना होता है। तो ये जब स्ट्रक्चर, जब एक मसल को आप देखेंगे तो आप क्या देख पाएंगे कि स्केलेटल मसल है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स है, क्लियर है, उसके अंदर मसल फेसिकल है, फिर उसके अंदर मसल फाइबर्स है, फिर उसके बाद क्या है, आपका सबसे जो छोटी यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है आपकी मसल की, वो मायोफाइब्रिल है। क्लियर, यहां तक बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। स्केलेटल मसल, टिश्यू दैट्स कॉन्ट्रैक्ट टू इनेबल मूवमेंट, ऐसे टिश्यू, यानी कि स्केलेटल मसल क्या है, क्या है आखिर, यदि कोई पूछे स्केलेटल मसल क्या है तो आप क्या बताएंगे, टिश्यू दैट, पूछे भी और लिखने को भी बोले तो भी यही लिखना है, टिश्यू दैट कॉन्ट्रैक्ट्स टू इनेबल मूवमेंट्स, पोस्चर एंड स्टेबिलिटी, ऐसे टिश्यू जो कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हैं और इनेबल कर रहे हैं मूवमेंट्स को, बॉडी में जो मूवमेंट्स हो रहे हैं उसको इनेबल कर रहे हैं, बॉडी के पोस्चर को डिसाइड कर रहे हैं, स्टेबिलिटी को डिसाइड कर रहे हैं। क्लियर है, बस वही है स्केलेटल मसल। बढ़ते हैं आगे। ब्लड वेसल, ब्लड वेसल क्या है आप पहले से जानते हैं, ब्लड वेसल्स आर चैनल दैट कैरी ब्लड थ्रू आउट योर बॉडी। ब्लड वेसल वही है जिसके थ्रू पूरे बॉडी में ब्लड जाता है, सर्कुलेट होता है, ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है मसल फेसिकल, क्या है मसल फेसिकल, ए मसल फेसिकल इज अ बंडल ऑफ स्केलेटल मसल, एक मसल फेसिकल जो है आपका वो बंडल है किसका, यानी कि इस बहुत सारे स्केलेटल मसल फाइबर जो है वो मिलकर आपका क्या बना रहे हैं, एक मसल फेसिकल बना रहे हैं, बहुत सारे मसल फाइबर जो है वो मिलकर क्या बना रहे हैं, मसल फेसिकल बना रहे हैं। और जो मसल फेसिकल है आपका, यानी कि जो ये बाउंड्री है मसल फेसिकल की, वो किससे सराउंडेड है, पेरीमाइसियम, जो कि टाइप है किसका, कनेक्टिव टिश्यू का। यहां तक क्लियर हो चुका है आपको, कुछ भी समस्या नहीं है, कुछ भी डाउट नहीं है। आगे चलते हैं। फिर आता है मसल फाइबर, मसल टिश्यू कंटेन्स समथिंग कॉल्ड मसल फाइबर, मसल टिश्यू के पास कुछ ऐसा होता है जिसे हम मसल फाइबर कहते हैं। मसल फाइबर्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल मसल सेल, जो आपका मसल फाइबर है वो सिंगल मसल सेल, यानी जो सिंगल मसल सेल है उसी को हम मसल फाइबर बोल रहे हैं। दे हेल्प टू कंट्रोल द फिजिकल फोर्स विद इन द बॉडी, ये बॉडी के अंदर जो फिजिकल फोर्स है उसको कंट्रोल करने में हेल्प कर रहे हैं। क्लियर है। फिर आती है बात मायोफाइब्रिल, बिल्कुल लास्ट स्ट्रक्चर की। मायोफाइब्रिल क्या है, द मायोफाइब्रिल आर बंडल्स ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटीन, जो मायोफाइब्रिल है वो बंडल है किसका, इंटरकनेक्टेड प्रोटीन का। फिलामेंट ऑफ स्ट्रिएटेड मसल, जो कि आपको पता ही है कि जो आपकी स्केलेटल मसल है वो स्ट्रिएटेड होती है। क्लियर है बात। द फिलामेंट, जो फिलामेंट होता है जिसे हम मायोफिलामेंट बोलते हैं, इंक्लूड मायोफाइब्रिल्स आर मेनली थिक फिलामेंट, जो आपका ये मायोफिलामेंट है उसमें जो थिक फिलामेंट होता है उसे हम मायोसिन कहते हैं, जो थिन फिलामेंट होता है उसे हम एक्टिन करते हैं। अभी कॉन्ट्रैक्शन में जानेंगे, अभी मसल कॉन्ट्रैक्शन आगे चल रहा है ना पढ़ने, टॉपिक वही है, तो अभी आप जान पाएंगे कि किस तरह से मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है और उसमें मायोसिन और एक्टिन जो दो टाइप के आपके फिलामेंट हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, जो कि आपके मायोफाइब्रिल के पार्ट है। क्लियर है। चलिए फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, अब उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर जानने चल रहे हैं, आप अब अच्छे से जान पाएंगे। द लेंथ ऑफ स्केलेटल मसल शॉर्टेंस ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, जाहिर सी बात है जब किसी चीज का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो डिस्टेंस होगी, जो आपके मसल की लेंथ होगी वो कम होगी। क्लियर है। बिकॉज थिक एंड थिन फिलामेंट साइड ओवर वन अनदर, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो थिक और थिन फिलामेंट है वो एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं।
इसीलिए इस प्रोसेस को कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म। क्लियर है बात? जैसे देखिए ऐसे है मसल, ठीक, जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये और भी ज्यादा ओवरलैप हो गए और यहां से डिस्टेंस कम हो गया, भाई ये आगे खिसक के चले जाएंगे, बिल्कुल एकदम जाके चिपक जाएंगे एक दूसरे की, एक ये नीचे है ही इसके जस्ट ऊपर आ जाएंगे, तो एक तरीके से क्या हुआ, लेंथ कम हो गई कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है बात? इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म। चलिए बहुत अच्छे तरीके से आप समझ रहे हैं। द थिक फिलामेंट कंटेन 300 मायोसिन म्यूसिक्स, यानी जो आपका थिक फिलामेंट है, ठीक है, उसके अंदर क्या है आपका 300 मायोसिन म्यूसिक्स है आपके, जो कि दो पार्ट में है। कौन कौन से पार्ट है, मायोसिन टेल और मायोसिन हेड। क्लियर है? तो ये आपके मायोसिन का पार्ट है कि मायोसिन दो पार्ट है, एक उसका हेड पार्ट है, एक उसका टेल पार्ट है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है बात। चलिए स्टेप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, अब हम जानते हैं आखिर मसल कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे, क्या प्रोसेस, क्या स्टेप्स फॉलो होंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन होते समय। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां तक चीजें आप समझ चुके हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं अब थोड़ा सा ओवर हो रहा है, वैसे बहुत छोटा छोटा लेक्चर तो मैं आपको देता हूं, लेकिन लगता है तो ब्रेक ले लीजिए आप, 2 मिनट रोक के उसके बाद आइए लेक्चर को देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। न ये वीडियो कहीं भागा जा रहा है, न चैनल कहीं भागा जा रहा है, तो 2 मिनट का रेस्ट लीजिए उसके बाद देखिए। चलिए स्टेप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, कैसे होगा मसल कॉन्ट्रैक्शन। ए साइकिल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप, मतलब जो एक साइकिल होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन की, उसमें 4 स्टेप होते हैं मेनली। पहला क्या होता है, पहला स्टेप एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है। क्लियर है बात? पहला क्या होगा, एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा, जिससे एनर्जी जनरेट होती है। एटीपी क्या होती है, एटीपी एनर्जी की यूनिट होती है, ये आपको क्लियर होगा। अटैचमेंट ऑफ मायोसिन टू एक्टिन टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज, अटैचमेंट होता है मायोसिन का एक्टिन से, जिससे क्रॉस ब्रिज बनता है। और जो आपका थर्ड स्टेप है वो आपका क्या है 3 नंबर पे, पावर स्ट्रोक। 4 नंबर है डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन फ्रॉम एक्टिन, जो सेकंड स्टेप में अटैचमेंट हुआ था तो फोर्थ स्टेप में डिटैचमेंट होगा। यहां तक बात क्लियर है? चलिए एटीपी का हाइड्रोलिसिस अब करवाते हैं। पहला स्टेप है आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन का, मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाना है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना है, तो ये पहला स्टेप है। एटीपी फर्स्ट बाइंड टू मायोसिन, एटीपी सबसे पहले किससे बाइंड करती है, मायोसिन से, मूविंग इट टू अ हाई एनर्जी स्टेट, मतलब एटीपी बाइंड कर जाएगी किस पे, मायोसिन फिलामेंट पे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हाई एनर्जी स्टेट में चला जाएगा आपका कौन, मायोसिन। द एटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू एडीपी, जो एटीपी होगी वो हाइड्रोलाइज हो जाएगी और वो एडीपी में कन्वर्ट होगी, तभी तो एनर्जी जनरेट होता है। फास्फेट जो है, जो आपका ट्राई फास्फेट है, वो डाई फास्फेट में, एडेनोसिन ट्राई फास्फेट, एडेनोसिन ड्राई फास्फेट, तो जो ट्राई से डाई में जाना है यही तो एनर्जी का जनरेशन है। एंड इनऑर्गेनिक फास्फेट बाई एंजाइम एटीपेज। क्लियर है बात? तो एटीपी का हाइड्रोलिसिस मतलब एनर्जी का जनरेशन हो रहा है। चलिए अब हम जानते हैं अटैचमेंट ऑफ मायोसिन टू एक्टिन कैसे हो रहा है और कैसे क्रॉस ब्रिज बन रहा है। द एनर्जाइज्ड मायोसिन, जो एनर्जाइज्ड मायोसिन है जिसपे एटीपी आपकी हाइड्रोलाइज हुई है, एटीपी पहले स्टेप में हाइड्रोलाइज हुई, तो वो हेड जो है वो अटैच कर जाएगा किससे, एक्टिन के बाइंडिंग साइट से। ठीक, एनर्जी पहले स्टेप में जनरेट हुई मायोसिन फिलामेंट पे, अब वो अटैच कर रहा है किसके ऊपर, उसी की वजह से एक्टिन के बाइंडिंग साइट पर, क्योंकि अब एनर्जाइज्ड है तो उसे अटैच करने में दिक्कत नहीं है, एक्टिन की बाइंडिंग साइट पे अटैच हुआ। नाउ दिस अटैचमेंट रेफर्ड एज क्रॉस ब्रिज, जो ये अटैचमेंट हुआ इसे हम कहते हैं क्रॉस ब्रिज। क्लियर है बात? चलिए थर्ड स्टेप आता है पावर स्ट्रोक। क्या है पावर स्ट्रोक? द पावर स्ट्रोक जनरेट अ फोर्स व्हिच स्लाइड द थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट, वंस द क्रॉस ब्रिज फॉर्म द पावर स्ट्रोक। अब बात समझिएगा, जब ये क्रॉस ब्रिज बना उसके बाद जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन होना है, मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होना है तो एक्टिन फिलामेंट और जो आपका मायोसिन फिलामेंट है उन दोनों का क्या होना जरूरी है, क्रॉस ओवर होना जरूरी है। दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर एक तरीके से क्या बना लेते हैं, एक ब्रिज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्रॉस ब्रिज बना रहे हैं। क्लियर है बात? नहीं, पावर स्ट्रोक हम लोग पढ़ चुके हैं ना, इसके पहले आप क्या पढ़े हैं, अटैचमेंट ऑफ मायोसिन टू एक्टिन। ठीक है, यहां तक हो गया है। पावर स्ट्रोक, तो पावर स्ट्रोक में क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है एक फोर्स, जिससे क्या हो रहा है कि जो आपका थिन फिलामेंट है हुई स्लाइड द थिन फिलामेंट, जिससे जो थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट का मतलब एक्टिन,
थिक फिलामेंट का मतलब क्या है, मायोसिन। ये एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होना है, वही मैं आपको समझा रहा था। तो क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन होना है, तो पावर स्ट्रोक वाले स्टेप में यानी कि थर्ड स्टेप में वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे। क्लियर है। वंस द क्रॉस ब्रिज फॉर्म द पावर स्ट्रोक, तो यहां तक आपका हो जाएगा, जब पावर स्ट्रोक तभी होगा जब क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है बात, यहां तक क्लियर है। अब चलिए अब आगे चलते हैं। डिटैचमेंट होगा किससे, मायोसिन का एक्टिन से। एटीपी बाइंड्स टू मायोसिन हेड, जो एटीपी है वो कहां बाइंड करती है, मायोसिन के हेड पर। ये आपको क्लियर है, फर्स्ट स्टेप में भी आप पढ़े थे। काजिंग द मायोसिन हेड टू चेंज द पोजीशन, इससे क्या ये क्या काज करेगा कि मायोसिन का जो हेड है वो पोजीशन को चेंज करे। क्लियर है भाई, एनर्जी जिसके पास है वही रिस्पॉन्सिबल है हर चीज के लिए। समाज में, देश में 140 करोड़ जनसंख्या है, उसमें से 100 करोड़ अगर मरे हुए लोग हैं, आलसी लोग हैं, तो 40 करोड़ लोग जो एनर्जाइज्ड हैं उन्हीं के ऊपर तो देश चल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि पूरे 140 करोड़ है तो सबका योगदान बराबर है, सब बराबर योगदान कर रहे हैं, सबका जो है इस नेशन को डेवलप करने में सबका योगदान है। कुछ लोग सो भी रहे हैं, कुछ लोग खा के सिर्फ सोते ही हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। बहुत लोग पहले मेहनत किए तो बाद में नहीं कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे हैं बाद में करेंगे। तो ये क्या है कि एक तरीके से जिसके पास एनर्जी है वही रिस्पॉन्सिबल है हर चीज के लिए। घर घर परिवार में भी होता है, एक सदस्य जो मेहनत करता है बाकी लोग खा रहे हैं। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब खा रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ कर सकते हैं बट वो नहीं करते हैं, ये मेरा कहने का मतलब है। बाकी सबका अपना अपना एक दौर होता है सब कुछ करने का ना। चलिए, दिस चेंज काजेज द मायोसिन हेड टू डिटैच फ्रॉम एक्टिन, जो ये चेंज है वो क्या काज करता है, मायोसिन हेड जो है वो डिटैच हो जाता है किससे, एक्टिन से, और डिटैचमेंट हो जाता है मायोसिन का एक्टिन से। द एटीपी इज देन कन्वर्टेड टू एडीपी, इसके बाद जो एटीपी है वो एडीपी में कन्वर्ट होती है, एंड बाय द मायोसिन एटीपेज एक्टिविटी। क्लियर है, फिर मायोसिन एटीपेज की एक्टिविटी परफॉर्म होती है बाय पीआई। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं स्टेप। स्टेप में आप क्या देख रहे हैं, इस तरफ से एक स्टेप आपको दिख रहा है कि एटीपी का जनरेशन हो रहा है सबसे पहले, फिर आपका क्या हो रहा है, एडीपी आपका वर्क कर रहा है, फिर वो स्लाइडिंग वाला जो फीचर है वो आप देख पा रहे हैं, रिकवरी स्ट्रोक हो रहा है आपका, डिटैचमेंट हो रहा है। पहले क्या हो रहा है, पहले अटैचमेंट, फिर उसके बाद डिटैचमेंट हो रहा है। क्लियर है बात, एटीपी वर्क कर रही है, फिर उसके बाद फिर से अटैचमेंट हो रहा है। ये आपको दिख रहा है बिल्कुल एकदम अच्छे से आपके लिए फिगर में। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, वो है आपका, देख लीजिएगा फिगर में बहुत अच्छे अच्छे फिगर रेडी हैं, कोई दिक्कत वाली बात, जो मैं पढ़ाया हूं ऊपर वही आपको फिगर में दिखता है, या फिर जो फिगर में दिखता है वही मैं पढ़ाता हूँ। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, क्या है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, अब इसके बारे में जानते हैं। डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले यही जानते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज जंक्शन बिटवीन मोटर नर्व, यानी कि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वो जंक्शन है किसके बीच में, मोटर नर्व और स्केलेटल मसल फाइबर के बीच में। क्लियर है बात, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, जंक्शन बिटवीन मोटर नर्व एंड स्केलेटल मसल फाइबर, बाय व्हिच द मोटर नर्व इंपल्सेस इनिशिएट मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिसके द्वारा जो मोटर नर्व इंपल्सेस है वो क्या इनिशिएट कर रहे हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट कर रहे हैं। क्लियर बात, स्ट्रक्चर क्या है, जो स्केलेटल मसल फाइबर है आर इन्वर्टेड बाय मोटर नर्व फाइबर। क्लियर है, ईच नर्व फाइबर डिवाइड्स इनटू मेनी टर्मिनल ब्रांचेस, यानी कि एक नर्व फाइबर बहुत सारे टर्मिनल ब्रांचेज में डिवाइड होता है। नर्व फाइबर को हम लोग एक्सॉन भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सॉन वाला जो पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, वो नर्व फाइबर होता है। ईच टर्मिनल ब्रांच इनर्वेट्स वन मसल फाइबर थ्रू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एक्सॉन टर्मिनल कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड सिनेप्टिक वेसल, जो एक्सॉन का टर्मिनल होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है और सिनेप्टिक वेसाइकल होता है। ये फिगर आपको दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, मैं इसको थोड़ा जूम करने का प्रयास करता हूं, अगर दिख गया जो लिखा हुआ है तो और अच्छी बात है, नहीं दिखेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। ये आपको एक्सॉन दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर जो है आपको एक्सॉन दिख रहा है, ये सिनेप्टिक वेसल्स हैं। ठीक है, सिनेप्टिक वेसाइकल्स हैं जो आपको दिख रहे हैं इस तरह से डॉटेड 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 डॉटेड। यहाँ पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी बिल्कुल जस्ट यही वाले स्टेप पे पाया जाता है। ठीक है, ये आपका न्यूरॉन्स है और उसी का ये आपका जंक्शन दिखाया जा रहा है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये आपकी न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। ठीक है, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर यानी कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ना, न्यूरॉन्स जो होते हैं यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, जैसे बॉडी की सेल है वैसे ही, बस उसी को जूम करके दिखाया गया कैसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कैसे वर्क करता है, एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स से कैसे अटैच्ड है, ये भी सब सारी चीजें हैं ना, तो वही बस आपको दिख रहा है और कुछ नहीं। क्लियर है बात, तो वही जूम आउट करके यहाँ पर वही न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर आपको दिखाई गई है।
इस तरह से सिनेप्टिक वेसाइकल होते हैं, उन्हीं के थ्रू क्या होता है, इंफॉर्मेशन का अदला बदली होता है। क्लियर है बात? ये आपको फिगर दिख रहा है, आप फिगर को और अच्छे से सर्च कर लीजिएगा। फिगर तो सही है, फिगर में कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ पढ़ने में भी आ रहा है। एक जॉन टर्मिनल है, सिनेप्टिक वेसाइकल्स इस तरह से जनरेट हैं। ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, जिसमें क्या होता है, यहीं पर सिनेप्टिक वेसाइकल जो है आपके जो है रिलीज होते हैं। क्लियर है? फिर यहाँ पर दूसरा न्यूरॉन है, तो वो आपका क्या कर रहा है, यहाँ से इंफॉर्मेशन जा रही है, जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं ना, जिस केमिकल के थ्रू इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है, उसे हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। कभी कभी 2 नंबर में आता है व्हाट इज न्यूरोट्रांसमीटर, उसमें लिखना होता है कि ऐसे केमिकल्स जो कि क्या कर रहे हैं, आपका एक तरीके से इंफॉर्मेशन की अदला बदली और ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं। क्लियर है? ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब आप बढ़ेंगे तो इन लाइंस पर आप गौर करेंगे, यहां तक 4th नंबर तक हो गया था। दिस सिनेप्टिक वेसाइकल कंटेन्स न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस। जो ये सिनेप्टिक वेसाइकल है, मैंने आपको बताया कि जो सिनेप्टिक वेसाइकल है, जब वो रिलीज हो जाते हैं, जब वो एक तरीके से हम कहेंगे उससे बाहर उसका केमिकल आ जाता है सिनेप्टिक वेसाइकल से, ऐसे है उसी के अंदर भरा हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर। सिनेप्टिक वेसाइकल्स कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस एस्टाइल कोलिन। तो वही चीज अभी मैं आपको ऊपर दिखाया था फिगर में, कि यहाँ पे क्या होता है, ऐसे है सिनेप्टिक वेसाइकल, इसमें भरा हुआ है एक सब्सटेंस जिसे हम बोल रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर। फिर वही क्या होता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाता है। फिगर में वही चीज आप देख पा रहे हैं, उसे आप अच्छे से देखें। ये है सिनेप्टिक वेसाइकल। जब यहाँ से क्या हुआ, ये धीरे धीरे खिसक के किनारे आया, फिर यहाँ पे ये रिलीज हुआ, तो इसी को तो हम न्यूरोट्रांसमीटर बोल रहे हैं, इस सब्सटेंस को, जो इसके अंदर भरा हुआ है सिनेप्टिक वेसाइकल्स के अंदर। और यह है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ऐसा गैप जो 2 न्यूरॉन्स के बीच में गैप है, और यहाँ से हो रही इंफॉर्मेशन की अदला बदली, इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर। क्लियर है बात? तो ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, यही चीजें लाइंस में होती हैं, जो फिगर है वही लाइन में होता है, कुछ भी अंतर नहीं होता है। क्लियर है बात यहां तक? तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और वायरल बायोलॉजी को इसी तरीके से आप सपोर्ट देते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को शेयर करें। ये नोट्स आपको तुरंत के तुरंत डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में, या फिर नोट्स का लिंक ही अब तो प्रोवाइड हो गया है, तो आप उसमें क्लिक करके सीधा टेलीग्राम ग्रुप में आप पहुंच जाएंगे। उस नोट्स लिंक पर क्लिक करते ही सीधा टेलीग्राम ग्रुप में पहुंचेंगे और नोट्स पर पहुंच जाएंगे। आई होप आज के लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा। यदि आपने लेक्चर को बहुत अच्छे से समझ लिया है तो तुरंत आप इस लेक्चर को अपने दोस्तों में शेयर करिए। कम से कम 5 अपने फ्रेंड के साथ इस लेक्चर को जरूर शेयर करें, जिससे उन तक भी ये बात पहुंच सके कि वायरल बायोलॉजी यूट्यूब चैनल एक है जहां पर बेस्ट तरीके से बीफार्म के सिलेबस को कवर किया जाता है। तो तुरंत आप शेयर कर देंगे, और उसके साथ साथ सब्सक्राइब तो आप जरूर ही कर लेंगे, क्योंकि अब आपको लेक्चर अच्छा लग ही चुका है। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।